अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत ज़्यादा गोश्त खाया होगा। अच्छा मेरा बच्चा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने डिस्कस करना है उसका नाम है प्रोटीन। मैंने कहा था सेकंड चैप्टर जो है ना स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रोटीन वाले टॉपिक भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। प्रोटीन क्या चीज़ है मेरा बच्चा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन द सेल। मेरा बच्चा प्रोटीन बहुत अहम और वाफिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सेल के अंदर पाया जाने वाला। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा था कि सेल के अंदर वाफिर मिकदार में वाटर पाया जाता है, तो मेरा बच्चा वाटर इनऑर्गेनिक है। मैंने बात की है ऑर्गेनिक कंपोनेंट की, तो सेल का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सेल के अंदर, वो प्रोटीन होती है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में वाटर होता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द सेल, तो फिर आपने वाटर पे ही टिक करना है। लेकिन अगर ऐसे एमसीक्यूज आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो फिर आपने प्रोटीन पे टिक करना है मेरा बच्चा। दूसरा पॉइंट, इट फॉर्म्स 50% मैस ऑफ अ ड्राई सेल। मेरा बच्चा प्रोटीन जो है ना एक ड्राई सेल का 50% हिस्सा बनाती है। अब ड्राई सेल क्या होता है? अब ये आपके पास एक सेल है, मैं मिसाल देता हूँ, ये एक सेल है, इसमें से सारा का सारा वाटर रिमूव कर दें तो ये आपके पास ड्राई सेल बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पर जब उसमें से पानी रिमूव कर दिया गया तो एक ड्राई सेल का वज़न था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 50 ग्राम। तो इस ड्राई सेल का टोटल वज़न है 50 ग्राम, तो 25 ग्राम यानी कि 50% प्रोटीन बनाएगी। इस सेल का वज़न जो है ना 25 ग्राम वो प्रोटीन से बना हुआ होगा, और बाकी 25 ग्राम बाकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह से मिलके बना हुआ होगा। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, बच्चे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी लग जाता है कि डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। जनरल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स आर यूज टू फॉर्म मैनी स्ट्रक्चर्स इन द सेल। बच्चे प्रोटीन जो है ना सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, इस्तेमाल होती है। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड आर यूज टू प्रोसेस एंड टू कंट्रोल मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन द सेल। मेरा बच्चा जितने भी इंजाइम है आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी इंजाइम है नेचर के अंदर, जितने भी इंजाइम है सारे के सारे प्रोटीन है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी इंजाइम है सारे प्रोटीन है, लेकिन सारी प्रोटीन इंजाइम नहीं है। और ये एंजाइम क्या करते हैं मेरा बच्चा? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक यानी कि केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, जितने भी ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इन सब को कौन रेगुलेट करते हैं, कौन कंट्रोल करते हैं? एंजाइम मेरा बच्चा। और ये एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से। सम हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन। मेरा बच्चा एंजाइम तो सारी के सारे प्रोटीन थे, लेकिन हार्मोन्स सारे प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। एंड आर यूज टू रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और इनका भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में रोल होता है। कैसे भाई? एग्जांपल दे देते हैं हम, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये आपके पास दो हार्मोन्स हैं और ये किससे बनते हैं? ये प्रोटीन से बनते हैं मेरा बच्चा। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब मुखालिफ काम करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल होता है। अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है। तो अब जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है मेरा बच्चा, तो इंसुलिन को खारिज किया जाता है। ये हार्मोन आता है इंसुलिन। ये क्या करता है? व्हेन शुगर लेवल हाई इन ब्लड, इट इज़ यूज टू लो डाउन द शुगर लेवल इन द ब्लड। तो इंसुलिन क्या करता है? जब हाई हाई होता है हमारी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, तो ये उसको डाउन कर देता है, लो कर देता है। और ग्लूकागॉन कब इस्तेमाल होता है? जब ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल डाउन हो, यानी कि शुगर कम हो, तब ग्लूकागॉन को रिलीज़ किया जाता है। ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू रेज द शुगर लेवल इन ब्लड। तो ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है मेरा बच्चा। दो रोल हो गए। तीसरा रोल, सम प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। मेरा बच्चा कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करती हैं, जो चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, अब मिसाल देते हैं, हमारे पास हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करती है। ये क्या काम करती है मेरा बच्चा? हमारी बॉडी के एक हिस्से से ऑक्सीजन को लेती है, पकड़ती है, और दूसरे हिस्से तक, दूसरे सेल तक, दूसरे टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले
जाती है। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है कौन? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं मेरा बच्चा। तो ये एक ही वक्त में हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है मेरा बच्चा। सम प्रोटीन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन एंड फॉर्म्स एंटीबॉडीज। दीज प्रोटीन्स आर यूज टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। बच्चे कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। अब देखिए, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, ग्लोब्यूल मतलब ऐसी प्रोटीन जिनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हो, और प्रोटीन से निकले, यानी कि ऐसी प्रोटीन जिनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हो और वो इम्यूनिटी में काम करें, ऐसी प्रोटीन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। और ऐसी प्रोटीन को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडीज़। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं बच्चे? एंटीबॉडीज़ बनती हैं उन प्रोटीन से, और वो फिर एंटीबॉडीज़ को बॉडी को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब बॉडी के अंदर पैथोजेंस आते हैं, पैथोजेंस क्या होती है मेरा बच्चा? हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज कर सकता हो, वो आपके लिए पैथोजन है। क्या है? पैथोजन मेरा बच्चा। तो ऐसे पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाई जाती हैं, और उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। बात क्लियर मेरा बच्चा? कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती हैं, कुछ एंजाइम बनाती हैं, कुछ हार्मोन्स बनाती हैं, कुछ प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल बनाती हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। आखिरी फंक्शन मेरा बच्चा प्रोटीन्स का, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं मेरा बच्चा जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करवाती हैं। ठीक है, आपको कट लगता है ना, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे कट लग गया, तो जहाँ से खून रिसना शुरू हो जाएगा, तो ये खून अगर बेहतर है तो मेरी तो फौतगी हो जाएगी, मैं तो फौत हो जाऊँगा। तो उस ब्लड को रोकने के लिए ब्लड क्लॉट ऊपर बनवाया जाता है। ठीक है, जिसको हम सराइकी में खरेड़ा कहते हैं। ठीक है, तो वो खरेड़ा किससे बनता है? वो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे ब्लड का एक कलाट बना देती हैं उस ज़ख़म के ऊपर, तो ब्लड की जो लॉस है वो रुक जाता है। सम प्रोटीन्स आर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रोटीन आपके ब्लड में मौजूद होती है, फिब्रिन। ये फिब्रिन प्रोटीन जो है ना, क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। इट प्रिवेंट्स द ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी। इंजरी कहते हैं ज़ख़म को, आपको कोई कट वट लगता है ना, कोई ज़ख़म होता है, तो वहाँ से जब ब्लड निकलता है तो ये प्रोटीन फिब्रिन आके ब्लड क्लॉट करवा देती है, ऊपर खरेड़ा बना देती है, ऊपर क्लॉट बनवा देती है ब्लड का, जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने मैट्रिक में तो फिब्रिनोजेन पढ़ा था, आप यहाँ पे फिब्रिन बता रहे हैं। मेरा बच्चा आपके ब्लड के अंदर, अब मेरा ये ब्लड इन वेन ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है ना, तो इनके अंदर मेरा बच्चा फिब्रिन ब्लड के अंदर मौजूद है, लेकिन फिब्रिन इनएक्टिव फॉर्म है उस प्रोटीन की। अब फिब्रिन हमारे ब्लड, अगर ये फिब्रिन भी एक्टिव फॉर्म में होती तो मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर, मेरा बच्चा ब्लड है तो मेरे हर ब्लड वेसल के अंदर ये तो खून को जमा देती, यानी कि ब्लड क्लॉट बनवा देती, और मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर ही खून जम जाता, रुक जाता, क्लॉट बन जाते, तो इससे तो मेरी ये डेथ हो जाती। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर प्रोटीन को, हर हार्मोन्स को, हर प्रोटीन को 2 फॉर्म दिए। आपने वो तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, एपो एंजाइम और है होलो एंजाइम। एपो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, और होलो एंजाइम जो है ना एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। ठीक है, तो जैसे वो पेप्सिन और पेप्सिनोजेन वाला तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती है, फिर जब सेल से सिक्रीट होके आ जाती है स्टमक के अंदर, तो फिर वो पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में, तब वो काम करती है। तो ऐसे ही जब ब्लड के अंदर होती है ना, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, जब ये फिब्रिन होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये कट वाली जगह पे पहुंचती है तो तब ये फिब्रिन से कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिनोजेन के अंदर जो एक्टिव फॉर्म है, और फिर वो एक्टिव फॉर्म जो फिब्रिनोजेन है वो ब्लड क्लॉट बनवाती है मेरा बच्चा। प्रोटीन्स आर यूज्ड इन मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन जो है ना मेरा बच्चा, वो मूवमेंट में भी हेल्प करती है। कैसे भाई? और भाई ऐसे कि प्रोटीन से मसल बनते हैं। मसल के अंदर प्रोटीन होती है मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन ये 2 प्रोटीन है जिनका मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बड़ा रोल है। सेकंड ईयर के 16वें चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ये पूरा एक आपके पास चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे पूरा एक मॉडल भी पढ़ा है। तो मेरा बच्चा वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो है ना मसल्स भी बनाती हैं, और वही उन्हीं मसल्स की मदद से तो हम मूव करते हैं। प्रोटीन्स आर आल्सो यूज्ड इन टू सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। मेरा बच्चा माइटोसिस आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी। माइटोसिस में हम क्या करते थे मेरा बच्चा? माइटोसिस में क्या है? एक प्रोसीजर है जिसमें जैसे सेल, हमारे सोमेटिक सेल जो है ना वो डिवाइड करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक सोमेटिक सेल होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल हमारी बॉडी बनाते हैं, और जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव
जो है ना सेल्स बनाते हैं, जैसे स्पर्म बनाते हैं, मेल के अंदर स्पर्म बनाते हैं और फीमेल के अंदर एग्स बनाते हैं। तो जर्म सेल्स को साइड पे रखें, वो मियोसिस से डिवाइड करते हैं। माइटोसिस की हम बात कर लेते हैं। हमारे जो सोमेटिक सेल होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं, सोमेटिक सेल माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, दो स्टेजेस होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एक साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो कैरियोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसमें 4 स्टेजेस आपने मजीद पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो उसमें एनाफेज एक स्टेज आती थी जिसमें बच्चे ये साइड में, सेल के साइड में सेंट्रियोल्स बनते थे, उन सेंट्रियोल्स से धागे नुमा निकलते थे, धागे नुमा, उन धागों नुमा को स्पिंडल फाइबर कहते थे, और दरमियान में क्रोमोसोम इसी तरीके से एक प्लेट की तरह अरेंज होते थे, जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते थे। ठीक है, तो वो धागे जाके उस क्रोमोसोम के साथ जुड़ते थे, और इस तरीके से ये देखें, ये क्रोमोसोम के साथ जुड़े, और ये मैंने दूसरे में दिखा दिए कि क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो धागे निकलते थे सेंट्रियोल से, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, जिनसे ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चे उसको, ट्यूबुलिन प्रोटीन। अच्छा, ये तो फंक्शन ख़त्म हो गया। अब एक कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन बनती किससे है भाई, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। भाई अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है, कैसे बनती है, अमाइनो एसिड। और इसी टॉपिक में प्रोटीन वाले में इंट्रोडक्शन में, यानी कि फंक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में अमाइनो एसिड के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो मेरा बच्चा अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कह सकता है कि राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का यहाँ से शुरू होता है और ये जाके ख़त्म होता है ये सारा, और ये यहाँ पे अमाइनो एसिड पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अमाइनो एसिड क्या चीज़ है बच्चे, अमाइनो एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। यानी कि प्रोटीन जो है ना वो बनती किससे हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। अच्छा, पॉलीमर क्या चीज़ है पहले मैं आपको बताऊं, ये मोनोमर, पॉलीमर। मोनोमर एक को कहते हैं, यानी कि ये मिसाल के तौर पर ये चेन में बना रहा हूँ, ये तीसरा नज़र नहीं आ रहा, ये ऐसे रख लेते हैं, ये चेन में बना रहा हूँ। ठीक है, ये चेन बन गई लंबी सारी, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। तो इसी तरीके से आप कह लें कि ये आपके पास अमाइनो एसिड, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड, ये एक मोनोमर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये अमाइनो एसिड इस तरीके से आपस में जुड़ेंगे और एक पॉलीमर बनाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर होती है, यानी कि अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन जो बनती है, उसको प्रोटीन कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, अमाइनो एसिड का ये फार्मूला पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, मैंने लिख दिया। दरमियान में सेंट्रल कार्बन होती है जिसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसकी ये अब एक अमाइनो एसिड का फार्मूला है आपके पास, स्ट्रक्चर फार्मूला है, जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का, जनरल फार्मूला। अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन की एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, COOH, इसको कार्बोक्सिलिक, और दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा होता है, NH2। ठीक है, और नीचे हाइड्रोजन लगा होता है और ऊपर R ग्रुप लगा होता है, अल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। प्रोटीन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चे देखें ना, ये एक अमाइनो एसिड मैंने बताया, यानी कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है ना। तो प्रोटीन जो है ना ज़्यादातर इसी कार्बन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है, और हाइड्रोजन से, यानी कि ये कंपोनेंट तकरीबन हर अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होते हैं और यही अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। द नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज इन डिफरेंट प्रोटीन्स फ्राम फ्यू टू 3000 अमाइनो एसिड। बच्चे जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर है वो वेरी करता है, और सीक्वेंस भी अमाइनो एसिड्स का वेरी करता है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर कुछ प्रोटीन, आपके पास इंसुलिन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो कुछ अमाइनो एसिड से लेकर, अब ये नहीं बताया गया कि कम से कम अमाइनो एसिड, आपकी बुक में नहीं बताया गया कि कम से कम अमाइनो एसिड वाली कौन सी प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक प्रोटीन के अंदर मौजूद होंगे ना, तो वो 3000 होंगे। इससे ज़्यादा वाली अभी तक कोई प्रोटीन हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो प्रोटीन के अंदर डिफरेंट हो सकता है। जैसे इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स हैं। ऑलमोस्ट 170 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फाउंड इन सेल। मेरा बच्चा, अब तक सेल्स के अंदर 170 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड जो है ना वो डिस्कवर किए जा चुके हैं।
आउट ऑफ 170 ओनली 25 आर यूज टू फॉर्म प्रोटीन। इन 170 में से सिर्फ और सिर्फ 25 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी 145 एज इट ही काम करते हैं, यानी कि वो अपने अमाइनो एसिड के तौर पे अलग से काम करते हैं, अलग अलग, लेकिन 25 ऐसे हैं जो आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और प्रोटीन बनाते हैं। टोटल 170 सेल के अंदर 170 किस्म के अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उन 170 में से सिर्फ 25 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी अमाइनो एसिड्स एज इट ऐसे ही आप अलग अलग काम करते हैं। आउट ऑफ 25 अमाइनो एसिड 20 आर मोस्ट कॉमन एंड आर द पार्ट ऑफ एवरी प्रोटीन। उन 25 में से भी, यानी कि 170 में से 25 प्रोटीन बनाते हैं ना, तो उन 25 में से भी 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो बहुत कॉमन है और वो हर प्रोटीन में मौजूद हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो भी प्रोटीन है वो 20 उनमें मौजूद हैं मेरा बच्चा, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, अभी ये सारा अमाइनो एसिड वाला टॉपिक चल रहा है मेरा बच्चा, ठीक है, यानी कि प्रोटीन ही चल रहा है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना अलग से कि राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड, तो आपने ये अमाइनो एसिड वाला सारा लिखना है मेरा बच्चा। अब जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड मेरा बच्चा ये देख लें, दरमियान में कार्बन, इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है NH2, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर अल्काइल ग्रुप R होता है, ठीक है, R ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप, ये R ग्रुप वेरिएबल है, यानी कि ये चेंज होता रहता है। एन अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये देखें, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप और दरमियान में सेंट्रल कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो एसिड एंड आर ग्रुप आर अटैच टू द अल्फा कार्बन, यानी कि ये सारे किसके साथ अटैच होते हैं, दरमियान वाली कार्बन जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। आर इज़ वेरिएबल मेरा बच्चा, ये जो आर ग्रुप है ना, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है, हर अमाइनो एसिड के अंदर ये आर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर आर इज़ वेरिएबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि ये आर तब्दील होगा तो नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, हर अमाइनो एसिड के अंदर ये आर मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन और एक अमाइनो एसिड है एलेनिन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखें ना, ये C डबल बॉन्ड OH NH2 नीचे H, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH H NH2, लेकिन ऊपर आर की जगह देखें ना, ग्लाइसिन के अंदर आर की जगह हाइड्रोजन है और एलानिन की में आर की जगह मिथाइल CH3 ग्रुप है। तो देखें आर चेंज हुआ तो इनके नाम भी चेंज, ये ग्लाइसिन बन गया, ये एलानिन बन गया, समझ आ गई। अब अगला आगे कि पेप्टाइड फॉर्मेशन बाय अमाइनो एसिड, के प्रोटीन की चेन अमाइनो एसिड कैसे बनाते हैं भाई, तो देख लेते हैं बच्चे। पहले मैं आपको केमिकली ये बता देता हूँ केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि ये कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं और प्रोटीन की अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं और प्रोटीन की एक लंबी चेन कैसे बनती है, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी ब्रीफिंग दे देंगे। आपके पास एक अमाइनो एसिड, हम वही जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में बताया वही अमाइनो एसिड ले लेते हैं। ग्लाइसिन ले लिया, COOH, C ऊपर H नीचे H और NH2, और जहाँ पे एलानिन ले लिया, C ऊपर CH3 नीचे H, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और दूसरी साइड पे NH2। अच्छा, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, उन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा। अब देखिए मेरा बच्चा, एलानिन का अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो अमाइनो ग्रुप होगा उसका हमेशा H और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसका हमेशा OH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे H2O वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये देखें ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकती है, एक बना हुआ है, दूसरा कार्बन के साथ बना हुआ है, तीसरा हाइड्रोजन के साथ था लेकिन हाइड्रोजन निकल गई तो ये बॉन्ड खाली रह गया। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, एक कार्बन के साथ है, 2 ऑक्सीजन के साथ हैं, एक OH के साथ था लेकिन OH H के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना के निकल गई तो यहाँ पे भी बॉन्ड खाली रह गया। तो यहाँ पे N और कार्बन, ये देखें ना, यहाँ पे HOH ये निकाल दें तो ये N और C को आपने आपस में मिला देना। ये देखें मैंने मिला दिया, यहाँ पे C खाली था ना और यहाँ पे N खाली था, ठीक है, तो ये C और N को मैंने आपस में मिला दिया। तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है दो अमाइनो एसिड को मिलाने के लिए, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपने कहना है कि एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन जब आपस में बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं तो वो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब देखिए ना, ग्लाइसिन और एलानिन आपस में जुड़ गए और ये जो आपके पास पेप्टाइड बनी है इसको ग्लाइसाइल एलानिन कहते हैं। देखिए ये चीज़ मैंने नीचे लिख दी है। द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, ये देखें ये हाइड्रोजन जो है ना अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ये दूसरे अमाइनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है,
एंड रिलीज अ वाटर मालिक्यूल, और एक पानी का मालिक्यूल रिलीज होगा, एंड सी एन बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, और सी एन बॉन्ड बनेगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। बाय द कम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन अ डाईपेप्टाइड इज फॉर्म। अच्छा मेरा बच्चा, एलानिन और ग्लाइसिन जब मिलेंगे तो डाईपेप्टाइड। अब इसको डाईपेप्टाइड क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर 2 अमाइनो एसिड है ना इस पेप्टाइड के, एक एलानिन है और एक ग्लाइसिन है। अगर 3 अमाइनो एसिड तो ट्राईपेप्टाइड कहते हैं, 4 होते तो टेट्रा पेप्टाइड, 5 होते तो पेंटा, ऐसे ठीक है। बाय द कम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन अ डाईपेप्टाइड इज फॉर्म विच इज़ रिएक्टिव। अब ये जो डाईपेप्टाइड बनेगी ये रिएक्टिव होगी। क्यों रिएक्टिव होगी भाई? देख लें, डाईपेप्टाइड है लेकिन इस अमाइनो एसिड की इस ये जो पेप्टाइड है इसकी ये वाली साइड देखें तो जहाँ पे कार्बोक्सिल मौजूद है, ग्रुप मौजूद है, और ये वाली साइड देखें तो जहाँ पे अमाइनो साइड मौजूद है। अब कोई अगर नया अमाइनो एसिड आता है तो जहाँ पे अमाइनो साइड मौजूद है, और अगर नया आने वाला जो अमाइनो एसिड है वो अगर अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप सामने लाए तो इस अमाइनो ग्रुप का H और दूसरे नए आने वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH आपस में रिएक्ट करेंगे तो जहाँ पे भी और N और उसके सी के दरमियान बॉन्ड बन सकता है ना, यानी कि नया अमाइनो एसिड जहाँ पे अटैच हो सकता है। और इस साइड पे देखें तो नया आने वाला जो है अमाइनो एसिड वो अगर अमाइनो ग्रुप अपना सामने लाए तो उसकी नाइट्रोजन का H और इस साइड वाली कार्बन का OH ये आपस में रिएक्ट कर देंगे और कार्बन और उसकी नए आने वाले अमाइनो एसिड की नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन सकता है। तो इस साइड पे भी अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है। तो इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होती है, यानी कि ये बॉन्ड अभी बना सकती होती है मेरा बच्चा। यही बात इधर मैंने अगले पॉइंट में लिखी है कि ये रिएक्टिव होती है बिकॉज, किधर चला गया यार, क्या हो गया? अच्छा, ये रिएक्टिव होती है क्योंकि इट कंटेन्स अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट सेकेंड एंड। मेरा बच्चा ये था आपके पास अमाइनो एसिड। प्रोटीन में अमाइनो एसिड पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने अमाइनो एसिड में यहाँ तक लिखना है। आगे बच्चे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, जो पहले मैंने पढ़ा सारा का सारा वही प्रोटीन वाला टॉपिक भी अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सारा का सारा एज 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो सारा नहीं आ सकता। फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रोटीन का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अमाइनो एसिड पे भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन पे भी बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ये जो चीज़ बताई गई एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइंड बाय, कि हर प्रोटीन की शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई वाई ईच प्रोटीन हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, कि हर प्रोटीन की अपनी एक स्पेसिफिक एक ख़ास खसूसियत क्यों होती है। तो मेरा बच्चा ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ विच इज़ डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, कि एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स कितने हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, कि वो जो अमाइनो एसिड उसमें मौजूद हैं वो किस सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और शेप ऑफ द प्रोटीन, और उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की जुड़ने से प्रोटीन की शेप कैसे बनी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें डिटरमाइन करती हैं प्रॉपर्टीज़ को। इसी वजह से हर प्रोटीन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं, हर प्रोटीन में सीक्वेंस डिफरेंट होता है। तो सीक्वेंस डिफरेंस होने की वजह से वो अमाइनो एसिड डिफरेंट अरेंजमेंट में आपस में जुड़ते हैं तो उसकी शेप डिफरेंट बनती है। तो इसी वजह से प्रॉपर्टीज़ भी हर प्रोटीन की डिफरेंट होती हैं। तो ये मेरा बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, कि ये जो सीक्वेंस है ना अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से प्रोटीन में 4 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी, एक होता है क्वाटरनरी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे मेरा बच्चा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ नंबर्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। बच्चे प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं मेरे बच्चे, 2 चीज़ों को हम रीड करते हैं। 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि कितने अमाइनो एसिड प्रोटीन में मौजूद हैं, और दूसरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों को समझने के लिए हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में जान लेते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्यों ज़रूरी है, और फिर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देख लेंगे। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन वाज फर्स्टली डिटरमाइंड बाय एफ सेंगर। मेरा बच्चा, प्रोटीन के अंदर
कि एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। ये यानी कि तादाद जो है ना अमाइनो एसिड की, और किस सीक्वेंस में वो अरेंज होते हैं अमाइनो एसिड, ये सबसे पहले किसने बताया था हमें, किसने डिस्कवर किया था, एफ सेंगर ने, फ्रेडरिक सेंगर ने, ये एक साइंटिस्ट था। ही वर्कड फॉर 10 ईयर, इसने 10 साल काम किया था। और किस प्रोटीन पे काम किया था, इंसुलिन पे काम किया था। एंड कंक्लूडेड दैट इंसुलिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। इसने 10 साल काम किया और इसने बताया कि इंसुलिन के अंदर, अब देखें ना, ये इसने नंबर बताएं 51 अमाइनो एसिड से इंसुलिन बनती है। दीज 51 अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन 2 चेन्स, और ये जो 51 अमाइनो एसिड्स हैं ना प्रोटीन के अंदर, इंसुलिन के अंदर, ये 2 चेन्स पे मुश्तमिल होते हैं। 1 चेन कंटेन 30 अमाइनो एसिड एंड सेकंड चेन कंटेन 21 अमाइनो एसिड। ये कहता है कि अब ये 30 और 21 को जमा करें तो 51 बन जाता है। ये कहता है कि यानी कि इसने 10 साल काम किया इंसुलिन के ऊपर, और इसने बताया कि इंसुलिन के अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये 51 अमाइनो एसिड्स 2 चेन के अंदर मुश्तमिल होते हैं, 2 चेन में पाए जाते हैं। एक चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, और ये दोनों चेनें आपस में कनेक्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको देखा, ये जो गोल दायरे मैंने बनाए हैं, सर्कल बनाए, जी मैंने क्योंकि नाम में नहीं लिख सकता था तो मैंने इसे बता दी। ये सारे के सारे आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं। ये 30 अमाइनो एसिड वाली चेन मैंने बता दी, और ये 21 वाली चेन बना दी। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड कैसे होती हैं भाई, ये क्वेश्चन है। तो मेरा बच्चा, इस 30 अमाइनो एसिड वाली चेन में भी एक अमाइनो एसिड ऐसा होता है जिसका नाम है सिस्टीन। क्या नाम है उसका, सिस्टीन। और 21 वाले में भी एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है सिस्टीन। तो ये सिस्टीन का अगर हम वैसे देखें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये ऐसे होता है, सेंट्रल कार्बन, एक साइड पे C डबल बॉन्ड OH होती है, नीचे H होता है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है ऐसे, ठीक है। और ऊपर जो है ना इसका जो फंक्शनल R होता है ना, वो ऐसे होता है, वो होता है CH2SH ऐसे, ठीक है। ये आपके पास ये सिस्टीन का फार्मूला है। अब ये इधर भी होगी और ये इस साइड पे भी ऐसी, तो यहाँ पे S के साथ से H, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी इसका H रिमूव हो जाता है, यहाँ पे भी H रिमूव हो जाता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे दोनों S के दरमियान क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, दोनों S के दरमियान। तो इसी वजह से इस बॉन्ड को डाई सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर आपस में अटैच हो रहे हैं, तो इस वजह से इस बॉन्ड को डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये दोनों चेन 30 का अमाइनो एसिड वाली भी और 21 अमाइनो एसिड वाली, दीज 2 चेन्स आर कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर आपस में कनेक्टेड है, तो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों चेन जो है ना आपस में जुड़ी होती हैं। जो 30 और 21 51 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है ये इंसुलिन। आप ये देखें ना, दोनों चेन को मैंने कहा दिया ये इंसुलिन है आपके पास, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से एफ सेंगर ने हमें यह भी बताया कि जैसे इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ऐसे ही हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन भी आपके पास एक प्रोटीन है, इट कंटेन्स 574 अमाइनो एसिड्स हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होते हैं, और वो 574 अमाइनो एसिड आर अरेंज्ड इन 4 चेन्स, और वो 4 चेन्स, इंसुलिन के अंदर तो 2 चेन्स में अरेंज थे ना 51 अमाइनो एसिड, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर ये 574 अमाइनो एसिड 4 चेन्स के अंदर अरेंज होते हैं। 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फ़ा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, हर अल्फ़ा चेन के अंदर एक, लेकिन अल्फ़ा चेन कितनी है, 2 हैं, तो 141 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 282 बन जाता है। इसी तरीके से हर बीटा चेन के अंदर, ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमाइनो एसिड, हर बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो 2 बीटा चेन होती है, तो 146 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 4, यानी कि 2 अल्फ़ा चेन 282 अमाइनो एसिड, 2 बीटा चेन 292 अमाइनो एसिड, तो 282 को 292 से में जमा करें तो 574 अमाइनो एसिड पूरे हो जाते हैं। अब ये तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड था। अब है सीक्वेंस ऑफ, मैंने कहा था ना कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, अमाइनो, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सीक्वेंस। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमने देख लिए, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हम देख लेते हैं। भाई सीक्वेंस क्यों ज़रूरी है हमारे, ठीक है। देयर आर 10,000 types of protein in human body which are formed by unique and specific combination of 20 amino acid। मेरे बच्चा, हम ह्यूमंस के अंदर 10,000 किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कितनी, और वो 10,000 किस्म की प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड आपस में रीअरेंज होके 10,000 किस्म की प्रोटीन बनाते हैं। कैसे भाई, इसके लिए मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स है ना, 1 2 3, इनको अगर मैं आगे पीछे कर दूँ, ये देखें 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 1 2, तो अरेंज में मैं इनको
इनको यानी कि रीअरेंज कर रहा हूँ, इनकी जगह तब्दील कर रहा हूँ, तो हर दफ़ा नया डिजिट बन रहा है। ऐसे ही अमाइनो एसिड रीअरेंज होते हैं तो हर दफ़ा नई प्रोटीन बनती जाती है आपके पास। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। मेरा बच्चा, अब एक प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स को सीक्वेंस बताता कौन है, यानी कि कौन बताता है कि भाई अब आप एक लंबी एक चेन बनानी है ना, मिसाल के तौर पर आपके पास ये देखें, मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर ये आपके पास अमाइनो एसिड है ABCDE, ठीक है। तो इनको कौन बताता है कि आपने इस तरीके से पहले ए ने लगना है, फिर बी ने लगना है, फिर सी ने, फिर डी ने, फिर ई ने, ये अमाइनो एसिड है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इनको कौन बताता है कि आपने इस तरतीब से लगना है तो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनेगी। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि हमने नेल वाली कैरेटिन प्रोटीन बनानी है, तो कैरेटिन प्रोटीन तब भी बनेगी जब ये अमाइनो एसिड इस तरतीब से होंगे ABCDE, यानी कि अगर इनमें से अगर इनके हम सीक्वेंस तब्दील करेंगे, ए की जगह ई लगा देंगे तो कैरेटिन नहीं बनेगी, नेल बनाने वाली प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इनको कौन बताता है कि भाई आपने इस सीक्वेंस से लगना है तभी प्रोटीन कैरेटिन बनेगी। तो ये बताता है भाई डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कि आपने किसी स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए किस तरतीब में लगना है, और वो इन्फॉर्मेशन वो मैसेज डीएनए से कैसे आता है मेरा बच्चा, वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में आता है। डीएनए के अंदर 4 तरह के, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है आपके पास, उसके अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड आपस में रीअरेंज होते हैं और ये आपके पास मैसेज बनाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज होते हैं और एक कोड बनाते हैं। वो एक कोड, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। मिसाल के तौर पर ये ठीक है ना, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड, मैंने कहा था 3 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे और एक कोड बनेगा जिसको कोडॉन कहेंगे। वो कोड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए होगा। ये देखें, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, जब ये कोड डीएनए शो करेगा ना, अपने न्यूक्लियोटाइड से ये कोड शो करेगा, तो इसका मतलब है कि डीएनए कह रहा है कि एलेनिन लगवा लो। जब ये टी थायामीन, गुआनिन, जब न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड के थ्रू मैंने कहा था 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाते हैं, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन, और यानी कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का होना ज़रूरी है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाएंगे, एक मैसेज बनाएंगे, और वो मैसेज होगा अमाइनो एसिड के लिए। अब ये अगर कोडॉन इस तरीके से आएंगे, थायामीन, गुआनिन, तो इसका मतलब है डीएनए कह रहा है कि थायामीन को लगवा दें। साइटोसिन, एडेनिन, अब ये कोडॉन आएगा, ये मैसेज आएगा डीएनए से, तो इसका मतलब है डीएनए कह रहा है कि ग्लाइसिन को लगवा दें, ठीक है। जैसे ये मैं आपको इसको ऐसे आसान कर देता हूँ, ये देखें, ये इधर से मैं यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें ना मेरा बच्चा, ये आपके पास डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बना दिया, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस जिसको आप कहते थे, ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये देखें, डीएनए ने ये न्यूक्लियोटाइड, ये कोडॉन शो किया GTG, तो इसका क्या मतलब है, ये कोड है, यानी कि GTG कोड आएगा तो उसका मतलब है डीएनए कह रहा है कि वेलिन, ये अब आपके पास ये जो पेप्टाइड, ये जो है ना, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन बन रही है। कौन सी बन रही है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन बन रही है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने के लिए ये डीएनए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का कोड शो करता है, कोडॉन शो करता है। अब ये GTG जब शो करेगा तो उसका मतलब है डीएनए कह रहा है वेलिन लगा दें। जब CAC, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन शो करेगा तो उसका मतलब है डीएनए कह रहा है वेलिन के बाद हिस्टिडीन अमाइनो एसिड लगवा दो। फिर CAC के बाद साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, जब ये शो करेगा न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन डीएनए, तो इसका मतलब है डीएनए कह रहा है कि हिस्टिडीन के बाद ल्यूसीन लगवा दो अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से ये कोडॉन शो, 3 कोडॉन का एक कोड शो होता जाएगा, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन, एक मैसेज डीएनए शो करवाता जाएगा और अमाइनो एसिड लगवाता जाएगा, और आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड, एक चेन बनती जाएगी मेरा बच्चा प्रोटीन की। अब ये हीमोग्लोबिन की चेन बन रही है। GTG पहले उसने कोड शो किया, 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड शो किया तो वेलिन लगवा दी गई। CAC शो किया तो हिस्टिडीन लगवा दी गई, अमाइनो एसिड लगवा दिया गया। CTG शो किया गया तो ल्यूसीन अमाइनो एसिड लगवा दिया गया। ACT, ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का कोडॉन, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं ये आपस में मिलती हैं तो एक कोड बनता है, इस कोड को कोडॉन कहते हैं। अब ये आपके पास 3 बेसिस पे मुश्तमिल एक कोडॉन है, 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल एक कोडॉन है। ये कोडॉन क्या करता है,
अमाइनो एसिड हर अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन स्पेसिफिक होता है। अब ये ACT सिर्फ थ्योरनिन को ही लगवाएगा, यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि ल्यूसीन को लगवा देगा या हिस्टिडीन, नहीं, ACT जब भी आएगा थ्योरनिन को ही लगवाएगा, CCT जब भी आएगा प्रोनिन को ही लगवाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, हम थे बच्चे यहाँ पे कि ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, यानी कि हम किस अमाइनो एसिड ने पहले लगना है, किसने बाद में लगना है, किसने उसके बाद लगना है, ये DNA कंट्रोल करता है। और DNA कैसे कंट्रोल करता है? न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू, कोडॉन्स के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बता दिया। द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। मेरा बच्चा, ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो अमाइनो एसिड्स का, यानी कि पहले एलिनिन लगना है, फिर थायमिन ने, फिर साइटोसिन, ये बड़ा स्पेसिफिक। अगर प्रोटीन ने नॉर्मल काम करना है तो ये अमाइनो एसिड ठीक सीक्वेंस में लगने चाहिए। इफ़ वन अमाइनो एसिड इज मिसप्लेस, अगर एक अमाइनो एसिड अपनी जगह पे नहीं लगता सही, यानी कि एलानिन है और उसके बाद थायमिन ने लगना था लेकिन ग्लाइसिन लग गई, तो मेरा बच्चा क्या होगा? प्रोटीन विल लॉस इट्स नॉर्मल फंक्शन। तो प्रोटीन अपना काम, नॉर्मल काम नहीं करेगी। जैसे हमारे पास एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, वो कैसे आती है भाई? वो इसी वजह से हमें हो जाती है कि हमारे अंदर अमाइनो एसिड की तरतीब, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। मैं समझा देता हूँ आपको, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, यही वाली जो अभी पहले। अच्छा, ये देखें ना, अमाइनो एसिड का अगर ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये चीज़ तो आपको पता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? देखें, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्योरोनिन, प्रोनिन, ग्लूटामिक, छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड लगे, सातवें पे भी छठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड लगे। लेकिन होता क्या है कि अक्सर बाज़ दफ़ा म्यूटेशन की वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, इनके अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं, जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं। तो ये जो कोडान है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ये मिसप्लेस हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया गया, ये देखें ना, यहाँ पे CTC होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? CAC है, यानी कि यहाँ पे T और A इस तरह है ना, तो इन्होंने जगह चेंज कर ली, A ऊपर चला गया, T नीचे आ गया, म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक जीन्स में म्यूटेशन की वजह से ये न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो गए। तो ये चेंज होने की वजह से ये कोड चेंज हो जाएगा। ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल कोडान है, ये चेंज हो जाएगा। ये GAC था तो ग्लूटामिक एसिड लगता था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती, लेकिन जब ये कोड चेंज हो जाएगा, GTG बन जाएगा, तो ये वैलिन को कोड करेगा। ये देखें ना, यहाँ पे GTG वैलिन लगवाता है पहले, तो यहाँ पे भी GTG जब बन जाएगा तो ये फिर ग्लूटामिक एसिड नहीं लगवाएगा, बल्कि ये वैलिन लगवा देगा छठी पोजीशन पे दोबारा। तो तब ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं, ये एबनॉर्मल बनेगी, और जब ये एबनॉर्मल बनेगी तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी, और हमारे ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कैरी नहीं करता मेरा बच्चा, तो हमारे, क्योंकि ब्लड ही हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचाता है कि ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और वही हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाती है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी की वजह से ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी, तो हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारे सेल मरना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी मेरा बच्चा। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इन सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी ऑक्सीजन बिकॉज इन बीटा चेन, और ये तब्दीली आएगी किस में बच्चा? हमने कहा था ना कि हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, तो ये जो तब्दीली आएगी ये बीटा चेन में आएगी। In sickle cell anemia, hemoglobin fails to carry oxygen because in beta chain of hemoglobin, an amino acid that is glutamic acid at 6th position, देखे ना, अमाइनो एसिड और कौन सा वाला? ग्लूटामिक एसिड, और किस पोजीशन पे मौजूद है? छठी पोजीशन पे। एट 6th पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, छठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड नहीं लगना था, लेकिन वो लग कौन जाता है? न्यूक्लियोटाइड जेट कोडान चेंज होने की वजह से कौन लग जाता है? वैलिन लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो जाता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन DNA, सो हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन कैरी नहीं करता मेरा बच्चा। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो टाइप्स मैंने, ये जो स्ट्रक्चर की बेस पे मैंने बताया आपको मेरा बच्चा, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन की टाइप्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी। आगे इसके बाद जब ये चारों ख़त्म करेंगे तो उसके बाद प्रोटीन की टाइप्स, 2 और टाइप्स भी हैं, लेकिन वो फंक्शन की बेस पे हैं। वो हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, वो प्रोटीन की फंक्शन की बेस पे टाइप्स हैं। ये स्ट्रक्चर की बेस पे हैं मेरा बच्चा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं।
ये जैसे ही हम ख़त्म करेंगे क्वार्टरली, उसके बाद 2 और टाइप्स भी हैं प्रोटीन की, लेकिन वो फंक्शन की बेस पे हैं, तो वो भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कह सकता है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो फिर आपने ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन जो आगे हमने पढ़ना है वो लिखना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोटीन या डिस्कस द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डिस्कस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, तो फिर आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी लिखना है। प्राइमरी आज हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मेरा बच्चा, डिस्कस द जनरल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, और एक और क्वेश्चन भी लॉन्ग आ सकता है मेरा बच्चा, राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप इसको अच्छे से आपने पढ़ना है, और कोई भी मसला हो तो मेरे से आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। और उसके अलावा मेरा बच्चा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके कोर्स का हिस्सा है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, और अपने नीट रजिस्टर के ऊपर आपने इसको लिखना भी है। और साथ रोज़ का काम जो है ना आप रोज़ करेंगे तो आप आगे जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी है, जाहिर सी बात है, ये कोई आप कच्ची पक्की क्लास में पढ़ते नहीं, ठीक है, कि सुबह पेपर है तो एक दफ़ा देख लेंगे तो हो जाएगा। ये आपने साथ साथ पढ़ना होगा मेरा बच्चा, और हर चीज़ हम आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लियर कर लें। बुक में ये टॉपिक आप बेशक जाके देख लीजिएगा, बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, और कोई हेडिंग शेडिंग कोई भी समझ भी नहीं आती, ठीक है। मैंने आपको हर चीज़, हम टीचर्स कोशिश कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स की, कि आपको हर चीज़ जो है ना वो हम ऐसे बताएं कि आपको याद करने में आसानी हो। और ये जो नोट्स हम बनवा रहे हैं आपको मेरा बच्चा, ये सिर्फ आपको एफएससी के एग्ज़ाम के पेपर के लिए काम नहीं आएंगे मेरा बच्चा। आपका मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो इस चीज़ ने आपके साथ सारी ज़िंदगी चलना है, जब तक आपकी परमानेंट गवर्नमेंट अच्छी जॉब नहीं हो जाती, या आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं बन जाते, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो अपना ख्याल रखिए और मेहनत करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।